जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSE 2023 के नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा चल रहा था। इन इसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। ठीक है, अब देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसे कहते हैं। यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कंसेप्ट है, ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है, इंडिया में जो है ना, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये वाली चीज़ हमारी मेंशन है जो कि हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये थोड़ा याद रखिए, क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमने कहाँ से उठाया, तो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, देखिए याद करिए मास्टर वीडियो सेशन जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंसेप्ट या फिर फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी में, तो हमें मोस्ट पॉजिटिव और इगैलिटेरियन चीज़ के बारे में सोचना है। देखिए यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें, ड्यू प्रोसेस मतलब यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस, यहाँ पे जो भी टेस्ट है हमारे वो फेयर इम्पार्शियल तरीके से यहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्निटी ये सारी चीज़ें जो है इनको यहाँ पे जो है अपहेल्ड हमें करना पड़ेगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या। अब देखिए यहाँ पे हमने मेनका गांधी केस पढ़ा होगा, जब हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा था तो वहाँ पे मेनका गांधी केस के बारे में हमने देखा था, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो ये फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररीनेस और एनी इररेशनलिटी। ठीक है, तो ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मोस्ट पॉजिटिव देखेंगे ना, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, फेयर एप्लीकेशन है बट उतना ज़्यादा इगैलिटेरियन या फिर पॉजिटिव नहीं है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये तो हमारा एक स्टेटमेंट ही है। अब ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये अलग अलग है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन चारों में आप देखिए कंपेयर करिए कि कौन सा आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों हमारा ए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो है इसेंस है इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नीड टू बी फॉलोड। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ए। ऐसे ही देखिए लिबर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2019 के प्री में, सोशल कैपिटल क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो उनमें भी हमने जो है इसी तरीके से जो है हमारा मोस्ट पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन होगा वो अप्लाई करके आंसर निकाला था। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे देखिए, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय प्रिजन्स एक्ट 1894। ठीक है, हो सकता है विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये सीधा सीधा हमारे CSE 2021 के क्वेश्चन से आया है। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। जब 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा 100% सही है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट, जितने जो ये प्रिजन एक्ट 1894 इसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब यहाँ पे UPSC दिक्कत कर सकता है कि ये प्रोविंस और स्टेट को इक्विवेलेंट मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, तो डाउट थोड़ा सा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, बट जितने भी अवेलेबल सोर्स है उस हिसाब से आंसर यहाँ पे क्या बना, ए। यहाँ पे देखिए PYQ से हम ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते, बट ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेसली एक वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब ये UPSC बताएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ऑफिशियल की का वेट करते हैं, बट ये स्टेटमेंट सही है। बाकी जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से हम ए आंसर के साथ जाएंगे। बाकी जो भी अगर कोई अपडेट होता है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए। बाकी देखिए इतना ही याद रखना है हमें प्रिजन के बारे में। बाकी देखिए पैरोल के ऊपर एक क्वेश्चन था, वो हम 2021 में कवर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अनगिनत बार रिपीट हुआ है कि चीफ पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को और पीपल्स को जो है यहाँ पे एम्पावर करता है। तो यहाँ पे सीधा देखिए लिमिटेड वर्ड कहाँ है, तो सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब पहला ऑप्शन देखिए, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉ। देखिए सिर्फ करेक्ट आंसर तक जाना हमारा एम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बाकी गलत ऑप्शंस कैसे बनाए एग्जामिनर ने, तभी तो हमें एग्जामिनर का माइंडसेट समझेगा ना। देखिए नेसेसरी लॉज, देखिए वेग वर्ड है। इट इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट, ये क्या अलग ही बात कर रहे हैं यहाँ पे।
फिर देखिए इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ये देखिए पॉजिटिव वर्ड से मानता हूँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे पूछा है, पर्पज़ पूछा है, ठीक है। तो चलो ये एक सेकेंडरी पर्पज़ है, बट मेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट। ये 2020 के सीएसई में आ चुका है। देखिए डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो ये इसका आंसर क्या आ गया हमारा सी। ये कंसेप्ट याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि लिमिट करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट को। 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, जब हम देखेंगे आपको ये पता चल जाएगा, बट अभी ये फंडा थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट वन लाइनर है। थोड़ा डिटेल अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, या तो यहाँ पे डाउट भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इन इंडिया which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right? क्या है? To overcome the judicial interpretation of fundamental right. अब देखिए यहाँ पे 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके जो भी अमेंडमेंट, जो भी आर्टिकल्स है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है लक्ष्मीकांत में। अगर मैं अभी इसके नोट्स आपको दूंगा तो पूरा 15-20 मिनट उसी में चले जाएंगे। 86th अमेंडमेंट एक्ट क्या है? याद करिए, दिमाग पे जोर लगाइए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों, ये आर्टिकल 21A इसमें ऐड हुआ था, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिया। अब यहाँ पे आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे लाया गया था, टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही कैसे क्वेश्चन घुमाए यूपीएससी ने प्रीवियस में। 2019 में क्वेश्चन आया था, जहाँ पे बोला कि जो 9th शेड्यूल है वो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे आया था। अब देखिए 9th शेड्यूल देखिए ये आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चीज़ भी यहाँ पे समझ आ चुका होगा। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल आया था हमारा, जहाँ पे जो है जिसमें कुछ ऐसे लॉस थे जो कि कोर्ट के आगे चैलेंज नहीं करे जा सकते थे, ठीक है। तो ये 9th शेड्यूल में बात थी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया दोस्तों? फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा। बाकी हमने भी ऑप्शन देख लिए, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ईजी कैटेगरी का मैं कहूँगा। पूछा है इन चारों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा ओनली वन। ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 338B के अंदर बनाई गई है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब ये बाकी की देखिए, ये हमारी जो है NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद देखिए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, याद रखिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी देखिए दोस्तों एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 1 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू वाली जो भी कंप्लेंट्स होती है कंज्यूमर्स की, उसे ये एंटरटेन करता है, ठीक है। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब ये वर्डिक्ट भी दे सकता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, कंप्लेंट्स पे ये अपना वर्डिक्ट देगा, ठीक है। ये 1988 में बनी थी, ये नोट डाउन करके रखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। एंड इट इज़ हेडेड बाय सिटिंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, सिटिंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। और यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विस बोथ आर कवर्ड, गुड्स एंड सर्विस बोथ आर कवर्ड। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, क्योंकि ये वाली बॉडी जो है हमारे बुक्स में कवर्ड है नहीं, ये बुक्स में कवर्ड नहीं है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में इसको बता रहा हूँ। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज है, इसका हेड होगा। 1988 में बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वाजी जुडिशरी फंक्शन है इसके, 1 करोड़ वैल्यू से ऊपर वाली कंप्लेंट्स लेता है, एंड गुड्स एंड सर्विस बोथ कवर्ड है। ये 5 पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है नेशनल लॉ कमीशन। नेशनल लॉ कमीशन क्वेश्चन बन सकता है ना, तो थोड़ा इसके बारे में भी लिख लीजिए। ये जो नेशनल लॉ कमीशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। ये सजेस्ट करती है लीगल रिफॉर्म। किसे लीगल रिफॉर्म सजेस्ट करेगी? गवर्नमेंट्स को ऑब्वियसली। ये देखिए वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। और ये बनाई कब गई थी? ये चार्टर एक्ट जो आया था हमारा 1833, किसके टाइम पे? मैक्यूले के टाइम पे, तब ये बनाया गया था। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेशनल NHRC हम लक्ष्मीकांत में पढ़ लेते हैं, लॉ कमीशन हम उतना नहीं पढ़ पाते क्योंकि इस चीज़ के बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो 1955 में यहाँ पे फर्स्ट लॉ कमिश्नर जो कि अपॉइंट हुआ वो थे MC सेतलवाद, ठीक है, MC सेतलवाद। और इनका जो टर्म होता है, जो भी चेयरमैन होते हैं लॉ कमीशन की, इनका टर्म कितना होता है, 3 ईयर टर्म होता है लॉ कमीशन का। जो लॉ कमीशन का टर्म होता है, हम पढ़ते हैं ना कि ये वाला लॉ कमीशन, 100th लॉ कमीशन, ये जो भी होता है, ठीक है, ये क्या है, 3 ईयर टर्म है इसका। तो याद क्या क्या रखेंगे, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। चार्टर एक्ट 1833 से इसका ओरिजिन हुआ था मैक्यूले के अंडर, ठीक है। और 1955 में फर्स्ट इंडियन जो कि MC सेतलवाद, इंडिपेंडेंस के बाद। और हर 3 साल का इसका टेन्योर है, इसे 5 साल कर देंगे 3 साल को तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब गलत हो जाएगा। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ओके। अब यहाँ पे थर्ड से पढ़ते हैं, देखिए बड़ा क्वेश्चन है, थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही हैज़ टू डिक्लेयर हिज और हर असेंट। अगर आपने लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है दोस्तों, नो टाइम लिमिट। इसी सेम लाइन पे 2020 के CSE में भी क्वेश्चन आया था, जहाँ पे बोला गया था कि पार्लियामेंट के जो ड्यूरेशन है ऑफ सिटिंग ये फिक्स है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। या फिर कुछ 120 डेज है ऐसा कुछ तो भी बोला गया था वहाँ पे कि इतने दिन तो आपको बैठना ही बैठना है। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी टाइम लाइन जो है यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। ना यहाँ पे है कि कितने दिन तक पार्लियामेंट में जो है सेशंस होंगे, ना तो यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने दिन में यहाँ पे जो है बिल है उसे पास कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो टाइम लिमिट, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड द इलेक्शन आर एट टू टेक प्लेस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीधा सीधा ये लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ ये चीज़ मेंशन है कि अगर कोई MLA या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे अगर है नहीं तो ये कोई यहाँ पे जो है ग्राउंड नहीं बनेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है यहाँ पे आगे चला जाएगा। ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में मेंशन है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये जान लीजिए, ये कंसेप्ट्स को आप जान लीजिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए इन्हें मिस कर दिया है तो UPSC ने क्वेश्चन बना के हमें और ज़्यादा अवेयर कर दिया, ठीक है। तो ये भी गलत है हमारा। फर्स्ट देखते हैं, इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल द एक्ट डन बाय हिम और हर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ द हाउस बिफोर द डेट बिकम इनवैलिड। इनवैलिड नहीं है मेरे भाई, वो वैलिड ही रहते हैं। ये भी लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ मेंशन है। अब यहाँ पे मैं आपको वो जाके लक्ष्मीकांत का वो पेज खोल के भी दिखा सकता हूँ, बट वीडियो और लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स में कवर्ड है लक्ष्मीकांत में। जब आप प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे तब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है वो वॉइड कौन डिक्लेयर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये भी क्वेश्चन पहले CDS CAPF में बहुत बार आ चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके पास पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करने की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। और ये वैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं होता है, वैलिड होता है जो भी एक्ट उन्होंने करे हैं, ठीक है। पोस्टपोन यहाँ पे नहीं होगा। और थर्ड क्या है, टाइम लिमिट भी यहाँ पे मेंशन नहीं। तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया यहाँ पे, आंसर आ गया D, नन इज़ द आंसर। तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला और पता भी चला कि किस डेप्थ में यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। क्या ऐसा ट्रेंड 24 में भी फॉलो हो सकता है, तो हो सकता है। तो हमें इस लेवल पे जो है पॉलिटी लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 37, फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। जो कंसेप्ट सबको कंफ्यूज करता है कि फाइनेंस बिल 1 क्या है, फाइनेंस बिल 2 क्या है, ठीक है। अब मनी बिल ईजी है, समझ में आ जाता है। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है, थर्ड से पढ़ते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे वही हमारा 1 पेयर 2 पेयर वाला है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। तो ये वर्ड देखिए, हर साल ऐसे कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऑप्शंस में रिपीट हो जाते हैं। देखिए ये नेसेसरी वर्ड, उसके बाद ये देखिए नेसेसरी वर्ड। तो ये कुछ हिंट्स होती है जो कि एग्जामिनर देता है, और ये बर्ड आई व्यू से आपको मैं बताऊंगा हर पेपर में।
तो क्या ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है? नहीं, ऐसा नेसेसरी वाला तो कोई क्लॉज नहीं है। चलो ठीक है, मनी बिल के लिए तो जॉइंट सिटिंग नहीं होती, बट फाइनेंस बिल के लिए नेसेसरी है ना, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है बट नेसेसरी नहीं है। सेकंड देखते हैं, व्हेन अ लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। भाई PYQ में बहुत बार रिपीट हुआ है। और राज्यसभा कितने दिन तक रख सकते हैं मनी बिल को? 14 डेज तक। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। तो यहाँ पे कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ये तीन जो है ना, अमेंड, रिजेक्ट और रिकमेंडेशन, ये तीनों इंडिविजुअली ऐसे स्टेटमेंट बन के आए थे कि मनी बिल अगर लोकसभा से राज्यसभा के पास जाता है तो क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो वो डिस्कस कर सकती है, उसको रिकमेंडेशन ही दे सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला लॉजिक लगाना मत चालू करिए, ओनली, कैनॉट। पॉलिटी में ये सारी चीज़ें उतनी नहीं लगती है, क्योंकि पॉलिटी में ऐसे जो है स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ओनली मेक रिकमेंडेशन करेक्ट। फर्स्ट देखिए, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। नहीं कर सकता है भाई अमेंड और रिजेक्ट, बस डिस्कस कर सकता है। राज्यसभा के पास मॉनिटरी से रिलेटेड ज़्यादा पावर ही नहीं है, वो बस जो है चीज़ों को डिस्कस कर सकता है। 14 दिन में उसे आगे भेजना पड़ेगा, एक्सेप्ट किया नहीं किया तो भी लोकसभा जो है प्रोसीड कर जाएगी। आई होप ये मनी बिल, फाइनेंस बिल वाला फंडा आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन ईजी था, लक्ष्मीकांत से था, बट थोड़ा यहाँ पे जो है हमारा जो अवेयरनेस है कि कितना अच्छे से हमने पढ़ रखा है लक्ष्मीकांत, ये यहाँ पे चेक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 4 स्टेटमेंट है अच्छे खासे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है अच्छे खासे। अब यहाँ पे भी हमारा सेम लॉजिक 4th से पढ़ना हमें चालू करना है, बट पहले क्या देखते हैं, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, अब कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? तो ये देखिए दोस्तों, एक बफर जोन होता है, बफर जोन नियर प्रोटेक्टेड एरिया। तो अगर ये नेशनल पार्क है और यहाँ पे अगर विलेज है तो इनके पास देखिए कम्युनिटी रिजर्व बना देते हैं फॉरेस्ट वाले। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक बफर जोन बन जाता है इनके बीच में, फॉरेस्ट के बीच में और हैबिटेट के बीच में। ठीक है, अब कम्युनिटी रिजर्व हमने समझ लिया। ये किस एक्ट के अंदर बनता है? शंकर IAS में मेंशन है, ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनता है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। 4th स्टेटमेंट देखिए, तो पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखिए जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए यहाँ पे MSP भी अनाउंस करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये तो सही है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, सही बात है भाई, प्रो कंजर्वेशन वाली बात हो रही है। तो हंटिंग इज नॉट अलाउड, यहाँ पे हंटिंग कैसे अलाउ कर देंगे? हंटिंग कहीं अलाउ कर ही नहीं सकते लीगली किसी भी इसके अंदर। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच अ फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की बात करी गई है और ये जो है गवर्न करता है इन फॉरेस्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो कैच क्या है, क्वेश्चन टफ है नो डाउट। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट तो हम मान लेंगे कि अच्छा ये तो सही है। ठीक है, सेकंड नंबर वाला। अब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री वन धन योजना या फिर जो हमारा 2019 के प्री में एक क्वेश्चन, 2018 के प्री में एक क्वेश्चन आया, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। शेड्यूल ट्राइब ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर से रिलेटेड जो एक्ट है हमारा, उसमें भी यही चीज़ बोली गई है कि बाम्बू जो है ट्री वो फेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, गिरा सकते हैं नहीं गिरा सकते, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते, ऐसा स्टेटमेंट आ चुका है। तो उस नॉलेज से अगर हम देखते तो ये भी स्टेटमेंट सही आ जाता। बट ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ अलाउ है या नहीं, इसमें हम जो है कन्फ्यूज़ हो सकते थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये यहाँ पे जो है गवर्निंग अथॉरिटी रहेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया यहाँ पे ओनली 3, तीनों यहाँ पे जो सही है। 4th स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक हम नहीं लगा पाए। ठीक है, और हर क्वेश्चन में तो लॉजिक नहीं लगेगा, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में कहूँगा, बट 2 स्टेटमेंट तक तो हम यहाँ पे पहुँच सकते थे। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। लक्ष्मीकांत पॉलिटी का डायरेक्टली क्वेश्चन है, ईजी कैटेगरी का मैं कहूँगा, बट थोड़ा यहाँ पे वो भी डिटेल, मतलब डीप नॉलेज हमें होना चाहिए पॉलिटी का। अब चलिए हमारा वही जो थीम होता है 3rd से पढ़ते हैं। CM ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट। भाई क्या मतलब सस्ते नशे करके ये स्टेटमेंट बनाए। अगर आपने शेड्यूल एरिया जो हमारा 5th और 6th शेड्यूल एरिया वाला अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको इतना पता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर
इन दो भाई साहबों को ही यहाँ पे पावर होती है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है काम कर पाए, या तो वो वहाँ पे उसका एरिया कम ज़्यादा कर पाए, वो अलग अलग है, 5th 6th शेड्यूल के लिए अलग है। बट जितना आपने ओवरऑल पढ़ा है ना, चलो आप सीएम में कन्फ्यूज हो जाएगा, बट यूनियन होम मिनिस्ट्री ये कहाँ से आ गई भाई? चलो होम मिनिस्ट्री वाले सीएम कहाँ से आ गए? तो दो दो यहाँ पे जो है बहुत ही गंदे तरीके से ट्रैप सेट करे गए थे, जो कि ईजिली हम पकड़ सकते थे अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गवर्नर जो है वो रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ना कि यहाँ पे ये सीएम रिपोर्ट देते यूनियन होम मिनिस्ट्री को, नहीं, ये गलत है। सेकंड देखिए, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक। अगर आपने थोड़ा भी तालुका लेवल पे या फिर तहसील में या फिर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में गए हो तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई ज़्यादा डाउट करने वाली बात नहीं कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो डिस्ट्रिक्ट ही होता है अगर शेड्यूल एरिया या फिर जो भी एरिया की बात करें, और लोवेस्ट जो होता है ब्लॉक होता है। अब यहाँ पे आप ये वाला ओवरथिंक कर सकते हो कि विलेज पंचायत भी हो सकता है, बट ठीक है, ये वाला देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ द शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप डाउटफुल हो सकती है कि प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, बट यहाँ पे देखिए जो शेड्यूल एरिया की बात होती है यहाँ पे आर्टिकल 244, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि यहाँ पे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट वाली बात, ये भी यहाँ पे एकदम एक्यूरेट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ओवरथिंक करते तो हम यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा आ जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्राइम लॉजिक है, सीधा अप्लाई करिए, सीधा आंसर लाइए, आगे बढ़ जाइए। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, आर्टिकल 335 क्या कह रहा है? अब चलो 335 पता ही नहीं है, फिर भी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्हें निकालने के लिए एक क्लॉज है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तक डिफाइन नहीं है। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट हमारा पोस्ट है प्रेसिडेंट, इनका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो अगर आप इस तरीके से भी थोड़ा सोचते कि पता ही नहीं है भाई इफिशियंसी और क्या है, तो ये इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन क्या ही डिफाइन होगा। बहुत कम चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, इसका लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा मास्टर वीडियो सेशंस में, और उसका वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है, कि अभी सारी चीज़ें जो है इकट्ठे ही आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ठीक है। तो ओके, तो देखिए डिफाइंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, सीधा हमारा लॉजिक अप्लाई करिए, ये हट जाएगा। जैसे ये हटा, आंसर क्या आ गया? सी इज योर आंसर। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। अभी आर्टिकल 335 है क्या भाई, ये तो बता दो। 335 क्या है? तो 335 इज रिलेटेड टू क्लेम ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट टू द सर्विस एंड पोस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन एंड स्टेट के जो पोस्ट है इनमें क्लेम है इनका, मतलब ये रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट यहाँ पे आर्टिकल 335 के अंदर, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। तो ये स्टेटमेंट 2 हमने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए, फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन सम जजमेंट्स, देखिए सम पॉसिबिलिटी दैट रिजर्वेशन पॉलिसी इज मेड अंडर आर्टिकल 16(4), ठीक है, आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 335 क्या, ये हमने देख लिया, और इसमें ही क्लॉज लिखा हुआ है इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पे कुछ जजमेंट में बोला गया है, देखिए पॉजिटिव बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कौन सा यहाँ पे जो है एंटी वल्नरेबल सेक्शन बात कर दी, पॉजिटिव बात हो रही है कि कुछ जजमेंट में कहा है कि आर्टिकल 16 के अंदर जो क्लॉजेस हैं हमारे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। और आर्टिकल 16 क्या है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात होती है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, और सेकंड जैसे हमने गलत माना, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे सी, ओके। तो यही चीज़ थी यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, देखिए ये एंशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन चालू है, धान्य कटका विच फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका लोकेटेड। देखिए दोस्तों, ये जो है धान्य कटका, ये कहाँ लोकेटेड है, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, टफ क्वेश्चन में कहूँगा, ये वही क्वेश्चन है जो वन लाइनर हमें अगर कुछ भी नहीं आता है तो इन्हें छोड़ देना है। बट ये जो महासंघिका है दोस्तों, ये हमारा सेक्ट है, ठीक है,
और ये महासंघिका ऑलरेडी हमारे CSE 2020 में मेंशन है, जहाँ पे लोकोत्तरा वेदिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो महासंघिका के बारे में डिटेल हम उस क्वेश्चन में देखेंगे। बट ये धान्य कटका ये कहाँ पे है? तो धान्य कटका देखिए, ये कैपिटल थी सातवाहनास की, और सातवाहनास कहाँ थे? तो वो थे आंध्राज में, ठीक है, आंध्राज में। और ये जो पर्टिकुलर धान्य कटका है ये हमारे NCERT के मैप में भी मेंशन है। ओके, ये हमारे NCERT के मैप में भी मेंशन है। तो ये देख लो दोस्तों, जो महासंघिकास की मैं बात कर रहा था ये यहाँ मेंशन है। ओके, और जो धान्य कटका की बात कर रहा था ये देखिए यहाँ पे, ये NCERT के मैप में डायरेक्टली। अब ये बाकी जो प्लेसेस है ये आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। NCERT आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया है, तो उनमें से ही देखिए यहाँ से आ गया क्वेश्चन, टफ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है हमारा एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट ओरिजिन। देखिए हमने मास्टर वीडियो सेशंस में भी देखा था कि ओरिजिनली, फर्स्टली, ठीक है, ओरिजिन की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड देखिए, स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। ये तो देखिए एकदम प्लेन स्टेटमेंट है और बहुत ही ईजी है, सबको आना चाहिए। एंड स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमोरेटिव स्ट्रक्चर और इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब ये वोटिव एंड कमोरेटिव मतलब ये एक तरीके से जो है यहाँ पे दर्शाता है उनके जो भी आइडियल्स है वो सारी चीज़ें, और किसके? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के। तो ये सेकेंड एंड थर्ड तो हमारा सही मान लिया, बट क्या बुद्धा का जो बुद्धिस्ट का जो स्तूपा है क्या ये बुद्धिस्ट ओरिजिन है? और देखिए यहाँ पे ओरिजिन वाला हमारा ट्रैप वर्ड भी होता है, और इसी पेपर में एक बार और ऐसे ओरिजिन वाला वर्ड जो है गलत दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है स्तूपा वाला कंसेप्ट ये हमारा प्री बुद्धिस्ट है, ठीक है, प्री बुद्धिस्ट है, बुद्धास के पहले ये है। और ये जो ट्रेडिशंस है ना यहाँ पे, कॉमोरेटिव स्ट्रक्चर और ट्रेडिशन, ये अवदान शतका में मेंशन है हमारे, अवदान शतका, ये याद रखिए आप, अवदानास। एंड जो हमारा महाअवदान है इसमें मेंशन है ये वाली चीज़, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कहाँ से आया? देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने है NCERT, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला लाइन आप देखिए, जो हमारा ओके ये 12th क्लास का NCERT है। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग द स्तूपा मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट है, ठीक है, NCERT में ये बात लिखी गई है। उसके बाद तो इस तरीके से देखिए, जो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन था ये भी हमने देख लिया दोस्तों, ये वाला गलत है, आंसर क्या है? ओनली 2। तो ओरिजिन की बात करी जाती है ना, तो थोड़ा ध्यान देना है हमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है कि पूमपुहार, कोरकाई और मुजुरिस ये क्या है? तो ये देखिए दोस्तों, कैपिटल्स है, सॉरी कैपिटल नहीं है, ये पोर्ट सिटीज़ है, ठीक है। अब कोरकाई देखिए दोस्तों, ये पोर्ट था पांड्यास का, याद रखेंगे पांड्यास का था। पूमपुहार किसका था? ये देखिए पूमपुहार को दूसरा नाम था यहाँ पे देखिए कावेरी पट्टनम, ठीक है। और ये पूमपुहार जो है ये चोलास के अंदर आता था। मुजुरिस देखिए दोस्तों, ये चेरास के अंदर आता था। तो ये नोट डाउन कर लीजिए ज़रूर, मैच द पेयर बन सकता है। कोरकाई किसका था, पूमपुहार किसका था, मुजुरिस किसका था, ठीक है। तो ये पांड्या, चोला एंड चेरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और अगर हम देखें, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट्ट किरुतल एज मेंशन इन अ संगम पोएम। वट्ट किरुतल, ठीक है। अब ये वट्ट किरुतल क्या कहता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमन बॉडीगार्ड, देखिए इसका जो मेंशन है वो हमारे चंद्रगुप्ता के टाइम पे है, ठीक है। चंद्रगुप्ता के टाइम पे ऐसा होता था कि वुमेन बॉडीगार्ड्स यहाँ पे होती थी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, लर्नेड पर्सन असेंबलिंग इन अ रॉयल कोर्ट टू डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर। ये कहीं तो भी इबादत खाना की तो बात नहीं हो रही है। इबादत खाना याद करिए अकबर का, और इबादत खाना का एक्सप्लेनेशन एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि इबादत खाना किस लिए यूज़ होता था। तो यहाँ पे लर्नेड पर्सन आते थे और डिस्कस करते थे रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स को। फिर देखिए सी, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे द बर्ड्स एंड एनिमल। देखिए सबसे पहले जब रियल एग्जाम में ये मैंने क्वेश्चन देखा ना, तो ये सी वाला हटाया था, क्योंकि ये कोई सेंस बना ही नहीं रहा था कि वट्ट किरुतल, संगम पोएम, ठीक है। और ये ऐसा कुछ पूछेंगे, कुछ तो भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस होगा, तभी एग्जामिनर भी क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो पान की दुकान पे अगर चर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्वेश्चन बनेगा तो वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर बनेगा। वैसे ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ ना कुछ वर्ड वहाँ मेंशन होगा, बट हमारे काम का नहीं इतना डिटेल जाना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, वट्ट किरुतल का आंसर क्या है? ये है डी, किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू द डेथ।
ठीक है, बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू अ डेथ। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा डी। अब ये क्वेश्चन, इसका पर्टिकुलर हिंट हमें थोड़ा सा कहाँ मिल जाता है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये CSE 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, देखिए यहाँ पे संगम पोएम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सी ऑप्शन देखिए, संगम पोएम हैज़ नो रेफरेंस टू, देखिए ये नो रेफरेंस, ये तो गलत है। संगम पोएम हैज़ रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, वॉरियर एथिक्स। और इसे ध्यान से देखिए, और ये वट्ट की रुतल में ये जो भाई साहब, किंग भाई साहब कर रहे हैं यहाँ पे कमिटिंग सुसाइड, ये भी तो वॉरियर एथिक्स ही है। मैं मानता हूँ कि इतना डिटेल में हम नहीं कर सकते, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हिडन हिंट में भी बहुत ज़्यादा हिडन होता है। इतना हम डेसिफर नहीं कर सकते क्योंकि हम एग्जामिनर नहीं है, बट हम थोड़ा यहाँ पे आगे चल के जो है चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं जितना हमारी कैपेसिटी में है, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 डिनेस्टीज़ के बारे में है और बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट डिनेस्टी एस्टैब्लिश द किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी AD। अर्ली 8th सेंचुरी AD की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चारों के चारों यहाँ पे जो 8th सेंचुरी AD के आसपास भी नहीं है। यहाँ पे आंसर है हमारा नन। कैसे? तो देखिए ये जो यादवाज है, ठीक है, यादवाज जो है ये अराउंड 900, 800, 900 से लेके 1300 तक थे, ठीक है, 1300 AD तक। और इनकी देवगिरी कैपिटल थी, देवगिरी कैपिटल थी यादवाज की। काकटियाज देखिए ये 12 से 14th सेंचुरी तक थे, ठीक है, काकटियाज। इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, मोटूपल्ली पोर्ट के ऊपर, इनके मोटूपल्ली पोर्ट के ऊपर, ठीक है, ये देखेंगे हम PYQs में। गढ़वालाज देखिए ये 11 से 13 सेंचुरी तक थे, ठीक है, राजपूत थे ये लोग, और ये कन्नौज रीजन में थे, कन्नौज रीजन, नोट डाउन कर लीजिए ये सारी चीज़ें, ओके। होशालाज जो थे ये 1026 से लेके 1343 तक थे, कर्नाटक वाले रीजन में। गढ़वालाज देखिए ये यूपी एंड बिहार वाले रीजन में थे, इसके आसपास, ठीक है, यूपी और बिहार तक फैला हुआ था। काकटियाज देखिए हमारे साउथ इंडिया में थे। यादवाज देखिए MP, कर्नाटका और जो महाराष्ट्र के थोड़ा सा एरिया था। इतना डिटेल याद नहीं रखना, बट ये टाइमलाइन आप याद रखिए कि ये अराउंड 900 से 1200, 1300 के आसपास थे ये लोग। और पूछा गया हमें 8th सेंचुरी AD, तो मैंने आपको बताया भी था मास्टर वीडियोज़ में कि हमें रफ टाइमलाइन यहाँ पे देखने में, ये नहीं कह रहा कि भाई एग्जैक्ट ईयर याद रखो, उनका बर्थ डेट याद रखो, नो, बट एक रफ टाइमलाइन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का। टफ क्वेश्चन है बट बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये चारों में बोलूँ तो इसमें से आप कौन सा यहाँ पे जो है पता रख सकते हो। अगर आपने नितिन सिंघानिया और बेसिक अगर PYQ कर रखे होते 23 के प्रीलिम्स के पहले, तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें तो आपको यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, ठीक है, कि मिलिंद पानो जो है, मिलिंद पानो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा ऐसी बुक है, ठीक है, ये जो है नागार्जुना ने नहीं लिखा है दोस्तों, ये नागसेना ने लिखा है। भले ही स्टार्टिंग में नाग नाग है, लेकिन नागार्जुना और नागसेना अलग है। नागार्जुना ये भाई साहब कौन है? ये देखिए माध्यमिका स्कूल के फाउंडर है, माध्यमिका स्कूल के फाउंडर है, जो कि बुद्धिज़्म से बिलोंग करती है। याद रखेंगे नागार्जुना कौन थे, माध्यमिका स्कूल। ये CAPF 2021 में आ चुके हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखिए ये पता चल गया ये तो गलत है भाई। फिर देखिए बिल्हना एंड देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, बिल्हना एंड देवी चंद्रगुप्तम। अब देखिए बिल्हना जो है, इन्होंने विक्रमानक देव चरिता लिखी है, बहुत बड़ा नाम है। विक्रमानक देव चरिता किसने लिखा है? बिल्हना ने। और ये देवी चंद्रगुप्त ये किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों विशाखा दत्त ने, ठीक है, विशाखा दत्त ने लिखा है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बिल्हना ने क्या लिखा है? ये मैच द पेयर गलत है, तो बिल्हना ने क्या लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्रमानक देव चरिता। और देवी चंद्रगुप्त किसने लिखा है? विशाखा दत्त। आगे चल के ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि देवी चंद्रगुप्त इज रिटन बाय हुम। और बचे देखिए ये जो 2 नाम हैं यहाँ पे कि हम्मीर महाकाव्य एंड नीतिव काव्य अमृता, ये देखिए नयचंद्र सूरी एंड सोमदेव सूरी, ये यहाँ पे करेक्ट मैच है, ठीक है। इनके ऊपर ना ही हमें PhD करनी है, ना ही यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। बस इतना आप याद रखेंगे कि ये दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगर ये चारों के नाम, ये 5-6 नाम भी याद हो जाना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़्यादा इसमें डिटेल हम नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा। अगर इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ जाके रिवाइज करिए कि souls are not only the property of animals and plant life but also the rock, running water and many other natural objects not looked on as a living by other religious sect.
सीधा ये कौन सी रिलीजियस फिलोसॉफी है? देखिए मैंने आपको बताया था फिलोसॉफिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जैनिज़्म। ठीक है, जैनिज़्म से रिलेटेड है। बाकी जैनिज़्म के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे जब तक हम वो सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि जैनिज़्म में क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 2022 में भी जैनिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, 23 में भी आ गया। पहले उन्होंने बुद्धिज़्म पूछा 20 में, 21 में, अब जैनिज़्म के ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे कौन दो भाई थे, ठीक है, उन्होंने कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। ऐसा क्वेश्चन आया था 2016 में, तो उसका आंसर था हरिहर एंड बुक्का। 2019 में मैच द पेयर आया था, जहाँ पे हम्पी जो है ये किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ऐसा क्वेश्चन था मैच द पेयर में, तो वो था तुंगभद्रा। अब हम्पी क्या है? ये कैपिटल है विजयनगरा की। ठीक है, तो देखिए हम्पी, विजयनगर, तुंगभद्रा, विजयनगर, तुंगभद्रा। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो इस तरीके से भी बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैनल कम एक्विडेक्ट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी किसने बनाया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा, तो यहाँ पे पूछा है कि किसने बहुत सारे कैनल्स बनाए, तो अब कैनल किसने बनाए? तो देखिए क्वेश्चन टफ है अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, बट ये जो देवराया 2 है, ठीक है, देवराया 2 का मेंशन है हमारे 2021 के प्रीलिम्स में। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है देवराया 1। अच्छा हुआ यहाँ ऑप्शन में कृष्ण देवराया नहीं है, तो सारे वही टिक करके आते। ठीक है, तो एग्जामिनर ने ये ऑप्शन अच्छा हुआ नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? देवराया 1। ये कौन से टाइम पीरियड में आए थे? तो 1410 में। तो इतना याद रखिए, देवराया 1 कैनल सिस्टम। ये लूसेंट में मेंशन है एज इट इज़, बट लूसेंट में बहुत सारे फैक्ट है, अगर आपने वहाँ से पढ़ा होता तो आपको ईजिली आ जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो वीर विजय है, ठीक है, वीर विजय, इनके टाइम पे नूनीज नाम के जो एक ट्रैवलर थे, इन्होंने विजिट किया था, इतना याद रखिए। बाकी मल्लिकार्जुन ये 1446 के आसपास थे। और वीरूपक्षा कौन थे? तो वीरूपक्षा देखिए दोस्तों, ये गॉड थे ऑफ विजयनगर किंगडम। तो वीरूपक्षा, ठीक है, वीरूपक्षा, इनके नाम पे वो जो है अपना पूरा राज्य चलाते थे। तो वीरूपक्षा एक गॉड थे ऑफ विजयनगर एम्पायर। देवराय 1 हमारा आंसर है, जो कि कैनल वाले थे। विजयनगरा की कैपिटल जो है हम्पी, कहाँ पे सिचुएटेड है? तुंगभद्रा के पास। तुंगभद्रा किसे जाके मिलती है? कृष्णा रिवर को। तो इतनी डिटेल्स इस क्वेश्चन से हमें जाननी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू द पोर्तुगीज। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो जाता। जितना आपने फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे रट रखी होती, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे आंसर जो है वो मार्क कर देते। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, अहमद शाह, महमूद बेगारा, बहादुर शाह एंड मोहम्मद शाह। 3 शाह यहाँ पे पहले ही दे दिए इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आंसर है बहादुर शाह। ठीक है, तो बहादुर शाह हमारा आंसर है, जिन्होंने सरेंडर किया था ड्यू टू पोर्तुगीज़। अब ये बाकी ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अहमद शाह देखिए, ये 1748 से लेके 1754 तक थे, और ये मुग़ल रूल से एसोसिएटेड थे, अहमद शाह। महमूद बेगारा क्वेश्चन बन सकता है 24 में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये 1450 से लेके 1510 तक थे। कहाँ पे? अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। और यहाँ पे देखिए इनकी कैपिटल थी चंपानेर इनकी कैपिटल थी। और एक चंपानेर पावागढ़ करके हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो हम नितिन सिंघानिया में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला, आप सब लोगों ने यहाँ पे इनके बारे में पढ़ ही रखा होगा। ये 1719 से लेके 1748 तक थे। ईयर यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट मैं रफ आइडिया हो जाए इसलिए आपको बता रहा हूँ। इनके टाइम पे देखिए एक फेमस जो इंसिडेंट हुआ था वो था 1739 में नादिर शाह ने यहाँ पे जो इन्वेजन किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऑप्शन से, तो इन्हें नोट कर लीजिए। और आगे देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। बस इन 4 ऑप्शंस के बारे में हमने देख लिया। अगला देखते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन नंबर। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 का प्रीलिम में इसे ही कहूँगा। तो ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है क्वेश्चन नंबर 50 को, जिसका आंसर है डी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का,
ये चेंज कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, ठीक है। बाकी देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसके बाद देखिए जो हमारे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आते थे, ये सारे हम जो है स्पेक्ट्रम से यहाँ पे जो है आपको पढ़ना है। इनकी डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि ये डिटेल अगर मैं दोबारा से यहाँ पे दूंगा तो ये और 2-4 पेज आपके भर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ते हैं। अगर इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन होता जो कि कहीं मेंशन ही नहीं है तो उस पर हम देख लेते, बट ये सारी चीज़ें वेल नोन फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना ही पड़ता है जब हम प्री की तैयारी करती है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।